इंडियन नेवी अभी अपनी कैरियर बेस्ड फाइटर जेट टेंडर को कैंसिल क्यों करना चाहता है? लद्दाख और अक्साई चीन जैसे एरिया में अभी चाइना की J-10B फाइटर जेट को देखा गया है और चाइना अभी लिपुलेख रोड को लेकर भी विरोध कर रहा है। पाकिस्तान की मिलगेम क्लास की कॉर्वेट की कंस्ट्रक्शन अभी शुरू हो चुकी है और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से इस बार भारत की एनर्जी मेंबरशिप के साथ साथ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट को सपोर्ट करने का आश्वासन दिया गया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर को लेके है। कल मैंने आप सभी को बताया था कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल दे दिया गया है। कल डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के चीफ के बीच एक मीटिंग बुलाई गई थी। इसी दौरान एडीए को ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर को डेवलप करने के लिए कहा गया था। अभी इसी को लेके एक और अपडेट आया है कि इस तरीके की टोटल 150 एयरक्राफ्ट को खरीदा जा सकता है। फिलहाल ये एस्टिमेटेड फिगर है जिसको आगे चल के बदला भी जा सकता है, क्योंकि अभी ये फाइटर जेट प्रोडक्शन में आने के लिए लगभग 8 से 10 साल का वक्त लग सकता है। इंडियन नेवी का कहना है कि वो कम से कम 100 के आसपास एयरक्राफ्ट को खरीदने वाले हैं, जबकि इंडियन एयरफोर्स का कहना है कि अगर ये एयरक्राफ्ट उनकी रिक्वायरमेंट में फिट बैठता है तो वो इस तरीके की 50 एयरक्राफ्ट को खरीद सकते हैं। और नेवी का अभी ये कहना है कि हमारी एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए जो 57 फाइटर जेट के लिए एक टेंडर को निकालने का प्लान किया गया था उसको अभी कैंसिल किया जा सकता है, क्योंकि अब इंडियन नेवी में MiG-29 के बदले ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को इंडक्ट करने का फैसला किया गया है। ये एयरक्राफ्ट 2030 तक प्रोडक्शन के लिए बिल्कुल तैयार हो सकती है और इंडियन नेवी की तरफ से इसे फुल्ली सपोर्ट भी किया जा रहा है, जबकि इंडियन एयरफोर्स तेजस MK2 के साथ एमका पर ज्यादा फोकस कर रही है। पहले इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 200 तेजस MK2 को खरीदने के लिए एक डिसीजन लिया गया था, लेकिन बाद में इसको रिड्यूस करके 100 तक कर दिया गया था। तो ऐसे में उन 100 के बदले यहाँ पर ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को भी इंडक्ट किया जा सकता है। लेकिन देखा जाए तो ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में इंडियन एयरफोर्स इतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, क्योंकि जब तक ये तैयार होगा उस वक्त तक एमका भी तैयार हो चुका होगा और इंडियन एयरफोर्स के लिए एमका ज्यादा सही रहेगा। पर अगर ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को तेजस MK2 से पहले डेवलप किया जाता है या फिर कंप्लीटली तेजस MK2 की जगह पर ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को ही डेवलप किया जाता है तो ये एक बेहतर ऑप्शन हो सकती है, क्योंकि वैसे इन दोनों फाइटर जेट में एक इंजन के अलावा बाकी सारे एवियोनिक्स सेम रहने वाली है। लेकिन ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को राफेल की परफॉर्मेंस को मैच करने के लिए डिजाइन किया गया है, तो ये मीडियम वेट फाइटर के मुकाबले ज्यादा पे लोड को कैरी कर सकेगा। हम ये कह सकते हैं कि राफेल और ग्रिपिन में जो अंतर है वही अंतर ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और मीडियम वेट फाइटर में देखने को मिलने वाली है। तो ऐसे में इन दोनों को इंडियन एयरफोर्स में शामिल करने के बदले सीधे तौर पर ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के ऊपर ही फोकस करना ज्यादा सही रहेगा। अगला अपडेट अरुणाचल प्रदेश को लेके है। पीटीआई में एक रिपोर्ट के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश की सी योमी डिस्ट्रिक्ट में एक ब्रिज अभी टूट जाने की वजह से रोड कनेक्टिविटी पूरी तरीके से बंद पड़ गया है। यह डिस्ट्रिक्ट चाइना बॉर्डर से लगा हुआ है और अभी चाइना के साथ हमारे जो टेंशन चल रहे हैं, ऐसे सिचुएशन में ये एरिया के साथ रोड कनेक्टिविटी टूटना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक अलो मिक्चुआ रोड के आसपास एक गाँव पड़ता है जिसका नाम यापिक है और इसी के पास एक ब्रिज था जिसका नाम RCC ब्रिज था और ये ब्रिज वेडनेसडे को जबरदस्त बारिश और बाढ़ आने की वजह से टूट गया है। अब दिक्कत की बात यह है कि सीओमी डिस्ट्रिक्ट में अभी कोई भी एसेंशियल आइटम को भेजा नहीं जा सकता है, चाहे वो खाने का आइटम हो या फिर मेडिसिन हो। पहली परेशानी तो ये कि यहाँ पर लोगों के पास एसेंशियल आइटम नहीं पहुंच पा रहे होंगे और दूसरी परेशानी ये कि चाइना वाले यहाँ पर अगर अभी कोई गड़बड़ करते हैं तो ये काफी चिंता की बात होने वाली है, क्योंकि ब्रिज अभी तैयार होने में थोड़ा वक्त लगने वाला है। पर BRO की तरफ से तुरंत ही ब्रिज को बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। अगर वहाँ का कोई भी लोकल इसको देख रहा है तो अपने हालात के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि हम लोगों को भी ग्राउंड रिपोर्ट के बारे में थोड़ा अंदाजा लग सके, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया में इस तरीके की बातें बहुत ही कम दिखाई जाती है। अगला अपडेट चाइना को लेके है। चाइना को लेके यहाँ पर 2-3 अपडेट है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। पहली अपडेट तो ये है कि चाइना एक तरफ ये बता रहा है कि भारत के साथ उनकी जो भी मतभेद अभी चल रहे हैं उन सभी को वो प्रॉपर मिलिट्री और डिप्लोमेटिक लेवल में बातचीत करके सुलझाने वाले हैं। दूसरी तरफ अभी चाइना की तरफ से उत्तराखंड के लिपुलेख के पास जो रोड बनाया जा रहा था उसको लेके अभी चाइना की तरफ से ऑब्जेक्शन किया जा रहा है। सबसे पहले तो इसको लेके नेपाल की तरफ से ऑब्जेक्शन किया गया था और नेपाल का मानना ये था कि इलाका उनका है और भारत को यहाँ पर रोड बनाना नहीं चाहिए। लेकिन फिर अभी नेपाल की तरफ से भारत के साथ इस मुद्दे को लेके बातचीत करने का फैसला किया गया है
और जैसे ही भारत और नेपाल के बीच ये मुद्दा शांत होने लगा, वैसे ही चाइना इस बात को लेके इशू क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। वैसे पिछली बार चाइना की तरफ से इंडियन साइड में बने कुछ टेम्परेरी टेंट्स को लेके भी ऑब्जेक्शन जताई गई थी, जबकि वो टेंट मिलिट्री यूज के लिए नहीं बल्कि मानसरोवर यात्रियों के लिए बनाया गया था, जहां पर उनके लिए मेडिकल सप्लाई और शेल्टर वगैरह बनाए गए थे। अब नेपाल का इस बात को लेकर सवाल करना एक बात को समझ में आता है, लेकिन चाइना का इससे कोई भी लेना देना नहीं है। वो खुद भी अभी लिपुलेख के 200 मीटर दूर उनके बॉर्डर एरिया में रोड बना रहे हैं और वो लोग वहां पर कम्युनिकेशन और सर्वेलेंस इक्विपमेंट को भी लगा रहे हैं। वहीं पर लद्दाख की बात करें तो कुछ दिन पहले ही लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब चाइना के J7 और J11 जैसे फाइटर जेट को देखा गया था, जो कि चाइनीज बॉर्डर के अंदर करीब 30 किलोमीटर की दूरी मेंटेन करके उड़ान भर रहे थे। लेकिन अभी लद्दाख एरिया में चाइना की तरफ से अपने J10B फाइटर जेट को भी डिप्लॉय कर दिया गया है। ये फाइटर जेट पहले के मुकाबले काफी करीब आ रहे हैं, लेकिन ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की जो 10 किलोमीटर का नो फ्लाई जोन है उसको पार नहीं कर रहे हैं। बदले में इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी लद्दाख एरिया में अपना रेगुलर पेट्रोल जारी रखा गया है। यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स के पास कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे कि श्रीनगर और चंडीगढ़ एयरवेज से हमारे फाइटर जेट फुल वेपन और फ्यूल के साथ टेक ऑफ कर सकते हैं, जबकि चाइना के लिए थोड़ा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि हिमालयन रीजन में चाइना के जो भी एयरवेज मौजूद है वो काफी ऊंचाई में है, जिस वजह से वहां से उनके फाइटर जेट फुल वेपन और फ्यूल के साथ टेक ऑफ नहीं कर पाएंगे। तो किसी भी तरह की एरियल एंगेजमेंट जैसे सिचुएशन में ये भारत के लिए थोड़ा पॉजिटिव पॉइंट होने वाला है। अगला अपडेट पाकिस्तान की तरफ से है। टर्की की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के लिए बनाए जाने वाला पहली मिलगम क्लास की कॉर्वेट की कील लेइंग समारोह को अभी रिसेंटली आयोजित किया गया था। पाकिस्तान और टर्की के बीच इस तरीके की 4 वेसल को बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया गया था। इस तरीके की पहली 2 वेसल पाकिस्तान को 2023 में और बाकी 2 वेसल 2025 में मिलने वाली है। पाकिस्तानी नेवी में शामिल होने के बाद ये उनकी अब तक की सबसे बेहतरीन वेसल में से एक बनने वाली है, जिसमें मॉडर्न सरफेस टू एयर और सरफेस टू सरफेस वेपन मौजूद है। इसमें एक 76 mm की मेन गन लगा हुआ है। साथ ही ये मिसाइल और टॉर्पेडोज के साथ सिक्रोस्की की S-70 हेलीकॉप्टर को भी कैरी कर सकता है और इसमें अनमेन्ड एयरक्राफ्ट को भी कैरी करने का सिस्टम दिया गया है। पाकिस्तान इसमें साथ अपनी चाइनीज ओरिजिन HQ-16 सरफेस टू एयर मिसाइल का इस्तेमाल करने वाला है। इन 4 वेसल में से जो आखिरी 2 वेसल बनने वाले उसमें इस्तांबुल क्लास की वर्टिकल लॉन्च ट्यूब को पार्ट करने का फैसला किया गया है, जो कि मिलगम क्लास की कॉर्वेट्स को इसकी ओरिजिनल क्लास के मुकाबले काफी बेहतर बना सकते हैं। अगला अपडेट भारत की लॉजिस्टिक एग्रीमेंट्स को लेके है। पिछले कुछ सालों में भारत की तरफ से कई देशों के साथ लॉजिस्टिक और रेसिप्रोकल मिलिट्री लॉजिस्टिक पैक्ट को साइन किया जा चुका है। सबसे पहले इस तरीके की पैक्ट को यूनाइटेड स्टेट के साथ साइन किया गया था। उसके बाद फ्रांस, साउथ कोरिया, सिंगापुर और अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ भी उसी तरीके की पैक्ट को साइन किया गया है। आगे चल के यूके और रशिया के साथ भी इसी तरीके की एग्रीमेंट साइन होने वाली है। तो इससे होगा क्या कि हम इन देशों की नेवल बेस में भी रुक सकते हैं, अपने शिप्स को रिफिल कर सकते हैं और सारे लॉजिस्टिक सप्लाई को वहां पर रिलोड कर सकते हैं, जिसके लिए इनिशियली हमें वहां पर कोई भी पेमेंट करना नहीं पड़ेगा। ऐसा करने से इंडियन ओशन रीजन में भारत को काफी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगी, जो कि चाइना को काउंटर करने के लिए हमें काफी मदद कर सकता है। अब इसी बीच जब पीएम नरेंद्र मोदी और उनके ऑस्ट्रेलियन काउंटरपार्ट स्कॉट मॉरिसन के बीच वर्चुअल मीटिंग को अरेंज किया गया था, तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से यह आश्वासन दिया गया है कि वो इस बार यूनाइटेड नेशन में भारत की परमानेंट सीट को लेकर फुली सपोर्ट करने वाले हैं और साथ ही एनर्जी में भारत को ऐड करने के लिए भी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से फुली सपोर्ट किया जाएगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।